Assalamualaikum. As you all know, my name is Alisha. Hope you all are doing well. So today I am going to present my topic nephron. I started from the kidney. So kidney is a useful excretion of urea and nitrogenous waste products from the body. हमारी किडनी होती है वो हमारे एक्सक्रीट आउट करती है यूरिया और नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे अमाइनो एसिड्स हैं वो हमारे ज़्यादा टॉक्सिक होती है। इसके बाद हमारे जो यूजफुल सब्सटेंस होती हैं वो हमारी ऑब्जर्वेशन होकर रीनाल बीन में चली जाती हैं। वो जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं वो हमारे वापस आकर हमारे रीऑब्जर्व होती हैं। तो यहाँ फर्दर अपने टॉपिक में जाएंगे नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन हमारी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है। हम अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये हमारी एफरेंट आर्टरी है। ये मैंने पूरा एक बनाया कहाँ से एफरेंट आर्टरी आती है, रीनाल आर्टरी में से आती है। पहले रीनाल आर्टरी में से आती है, फिर सेगमेंटल आर्टरी, इंटरलोब आर्टरी, आर्क्यूट आर्टरी, कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरी, फिर हमारे एफरेंट आर्टरी आता है जो हमारे प्रेशर से ब्लड को लेकर आता है और ब्लड को प्रेशर से लेकर आता है ग्लोमेरुलस में हिट करता है। वहाँ हमारे जो बड़े सब्सटेंसेस और छोटे सब्सटेंस होती हैं वो जो हमारे छोटे सब्सटेंसेस होती हैं मॉलिक्यूल्स होती हैं वो हमारे पीसीटी में चले जाते हैं और यहाँ पर हमारे जो जैसे प्रोटीन है वो हमारे चले जाते हैं इफरेंट आर्टरी में। इफरेंट आर्टरीज में चले जाते हैं जो हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, वाटर है, आयंस है, वो हमारी पीसीटी में चले जाते हैं। ये हमारा बोमेंस कैप्सूल है जिसको विलियम ने डिस्कवर किया था। उसने डिस्कवर किया था और उसने ये नाम दिया था बोमेंस कैप्सूल। इसके बाद हम फर्दर जाएंगे पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूबुल में। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूबुल में हमारी मैक्सिमम रीऑब्जर्वेशन होती है। इसके बाद हमारे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली में आएंगे। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली में हमारी वाटर की रीऑब्जर्वेशन होती है, H2O की रीऑब्जर्वेशन होती है। आप देख सकते हैं यहाँ छोटे छोटे पोरेंस हैं, एक्वा पोरेंस जिसे कहते हैं। इसे हम प्रोटीन चैनल कहते हैं। इसके क्लोजिंग और ओपनिंग को कंट्रोल करता है ATH हार्मोन, यहाँ आता है, वो हमारे कंट्रोल करता है ओपनिंग और क्लोजिंग को। इसके बाद हम ATH एंटी डायरेक्टिक हार्मोन। इसके बाद हम आएंगे वासा रेक्टा में। हमारी ये लॉन्ग कैपिलरीज होती हैं जो नेटवर्क कैपिलरीज होती हैं। इसके बाद हम आएंगे असेंडिंग लूप ऑफ हेनली में जहाँ हमारे आयंस की रीऑब्जर्वेशन होती है। जैसे हमारे पोटेशियम हुई, कैल्शियम हुआ, ये हमारे यहाँ एक हार्मोन होता है जो हमारी रीऑब्जर्वेशन करवाता है जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। हमारे यहाँ कैल्शियम की भी रीऑब्जर्वेशन होती है बाय द हेल्प ऑफ कैल्सिटोनिन हार्मोन। इसके बाद हमारे डिस्टल कॉन्वोल्यूट ट्यूबुल्स हैं जहाँ पे हमारे आयंस की ऑब्जर्वेशन होती है खत्म। इसके बाद ये हमारा कलेक्टिंग करता है और ये भी। इसके बाद में यहाँ ग्लोमेरुलस है, इसको हम फर्दर इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये ग्लोमेरुलस में पहले हमारी ये पीसीटी है जैसे आपको मैंने बताया यहाँ पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूबुल्स जो हमारे मैक्सिमम रीऑब्जर्वेशन होती है बाय द हेल्प ऑफ बैरियर सेल्स और हमारे यहाँ वाटर की रीऑब्जर्वेशन होती है। ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली में हमारी एक्चुअली और पैसिवली हमारी ATH डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली में हमारी आयंस की रीऑब्जर्वेशन होती है। इसके बाद असेंडिंग लूप ऑफ हेनली में ये हमारे DCT है सीक्रेशन ऑफ आयंस एंड एसिड डिस्टल कॉन्वोल्यूट ट्यूबुल्स में हमारे एसिड्स की आयंस के एंड टॉक्सिन की सीक्रेशन होती है। ये हमारे रीनल कॉर्पस है जो हमारे प्रोडक्शन ऑफ लिपिड होती है। इसके बाद हम आएंगे ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन। ग्लोमेरुलस में कैपिलरी ल्यूमेन, ये हमारा स्पेस होता है जो हमारे ब्लड कैपिलरीज के अंदर होता है जो हमारे ब्लड वेसल्स को मतलब कंट्रोल करता है। मैसेंजर मैट्रिक्स, ये हमारे जेल सब्सटेंस होती है जो हमारे ब्लड वेसल्स में कंट्रोल करते हैं जैसे मैसेंजर सेल्स, ये हमारे सेल्स होती हैं जैसे मैंने बोला मैसेंजर मैट्रिक्स, ये हमारे बीच में होती है मैसेंजर सेल्स की। इसके बाद हम पेरिटल एपिथेलियम आएंगे जो हमारे बोमेंस कैप्सूल के आउटर लेयर को वो कवर करती है। इसके बाद हम आएंगे ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन में। ये हमारे ग्लोमेरुलस जो बेस होती है ये है हमारे ग्लोमेरुलस, ठीक है। इसके बेसमेंट मेम्ब्रेन में सरफेस पे होता है और ये हमारे कवर करती है। इसके बाद हम आएंगे फेनेस्ट्रल जो हमारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जैसे मैंने इधर कहा कि हमारे छोटे छोटे पोर्स इधर आकर हमारी ऑब्जर्व होते हैं। जो बड़े बड़े पोर्स होते हैं जैसे मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारी इफरेंट आर्टरी में चले जाते हैं। तो ये वो है जो हमारे छोटे छोटे आयंस को अलो करते हैं आने में पीसीटी।
इसके बाद ये हमारी यूनाइटेड स्पेस है, ये हमारे पोडोसाइट सेल्स होती है, जो हमारी स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है, जो हम इसका स्ट्रक्चर फुट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये भी हमारी मदद करते हैं जैसे फिल्ट्रेट करने में, और जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनको आने में। इसके बाद एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, जो हमारे इनर लाइनिंग होती है ना, ग्लोमेरुलस की इनर लाइनिंग को कवर करती है एंडोथेलियल सेल्स। इसके बाद हम मेकुला डेंसा में आएंगे। जब हमारी यूरिन की कंसंट्रेशन एबनॉर्मल हो जाती है ना, तो उसको नॉर्मल लेकर आने में हमारी ये जो मेकुला डेंसा है, ये हमारी रेनिन को वो करते हैं, मतलब रेनिन को वो करते हैं ताकि वो हमारे रेनिन हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, ताकि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके हमारे वापस कंसंट्रेशन रिलीज करते हैं, रिलीज करते हैं। ये हम फर्दर हमारे मेकुला डेंसा में जो चार्ट है, इधर लिखा मेकुला डेंसा, जो हमारी जब हमारी यूरिन की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है, उसको फिर वहाँ पर रेनिन जो है ना, मेकुला डेंसा रेनिन को रिलीज करता है ताकि वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सके वहाँ पर आकर। ये हमारे मेकुला डेंसा का काम था। ग्रेनुलर सेल्स जो हमारे नरिशमेंट में हेल्प करते हैं। जुक्सटाग्लोमेरुलर, ये हम इधर आगे बढ़ते हैं। जुक्सटामेडुलर नेफ्रॉन, जो हमारे 15% नेफ्रॉन बनाने में हेल्प करते हैं। इसके बाद ये हमारे स्पेशलाइज्ड ग्लोमेरुलस होते हैं, जिसे हम जुक्सटामेडुलर नेफ्रॉन कहते हैं। ये हमारे इसका जो लूप ऑफ हेनरी होता है, ये पॉजिटिव लॉन्ग लूप ऑफ हेनरी करते हैं। ये कंसंट्रेटेड यूरिन बनाते हैं, इसमें वासा रेक्टा प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम कोर्टिकल नेफ्रॉन में आएंगे। ये हमारे 85% नेफ्रॉन बनाने में हेल्प करता है। ये इसका जो लूप ऑफ हेनरी होता है ना, वो शॉर्ट होता है, और ये डाइल्यूट यूरिन वो करती है, बनाती है। इसमें वासा रेक्टा एब्सेंट होता है। क्लिपिंग शाबाश।